साथियों, पॉजिटिव न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं राव महबूब साहब। राव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राव साहब, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिससे बच्चों के जीवन में एक रोशनी आपने भरी है। तो इस कार्य को करते हुए आपको कितना टाइम हुआ है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तनवीर साहब, सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये चैनल एक अच्छा काम कर रहा है। इस माहौल में जब बहुत सारे चैनल इस देश के माहौल को, इस शहर के माहौल को, इस स्टेट के माहौल को ख़राब करने का काम करते हैं, ऐसी खबरें प्रोजेक्ट करते हैं जिससे कि भाईचारा, अमन व अमान ख़तरे में पड़ जाए, इन हालात में आपने जिस मकसद के लिए पॉजिटिव न्यूज़ शुरू किया है, इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आपने अच्छा सवाल किया। असल में यह है कि हमारे जितने भी साथी हैं वो सब तालीम के मैदान में काम कर रहे हैं, तो सोहबत का असर इंसान के ऊपर पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आदमी जिस माहौल में रहता है उससे मुतासिर हुए बिना वो नहीं रह सकता। हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं सुबह में, और बहुत कम फीस के साथ जो है वहाँ हम बच्चों को तालीम देते हैं। पूरी टीम हमारी साथियों की लगी हुई है। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनकी उम्र 14 साल, 15 साल, 12 साल, और उनका दाखिला नर्सरी, LKG, UKG क्लास फर्स्ट और सेकंड, उस वक्त बड़ी दुश्वारी होती थी, क्योंकि वहाँ 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा बैठा हुआ है, और वो 12 साल और 15 साल और 14 साल का। तो मेरे जहन में ये बात आई कि हम इवनिंग में एक ऐसा स्कूल शुरू करें कि जहां इन बच्चों को अलग से तालीम दें। दोस्तों का ताउन रहा, परवेज़ भाई से भी इसमें राय ली गई और तमाम दोस्तों से भी। तो उन्होंने कहा कि आप शुरू कीजिए। तो इवनिंग में 3 घंटे के लिए हम लोगों ने वो स्कूल शुरू किया, और उसमें बच्चे की सलाहियत के ऊपर, बच्चा कितना ज़हीन है, कितनी मेहनत करता है, हम लोगों ने 1 साल में उसको 2 क्लास और 3 क्लास का कोर्स जो होता है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको कराकर, और कोशिश ये की कि उन बच्चों का दाखला स्कूल में करा दिया जाए। अगर आप ऐसे बच्चों को बुलाकर पढ़ा रहे हैं और आपने उन बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दिया, बाकी उनको उस लाइन के साथ नहीं जोड़ा जो तालीम के लाइन है, जो एक मकसद है हमारा, तो वो बच्चे फिर उसके बाद उसी लाइन में आ जाएंगे, और वो बहुत बड़ी कामयाबी आपके सामने नहीं आएगी किसी भी शक्ल में। तो मैंने इसमें ये कोशिश की, तमाम साथियों ने मिलकर, कि इन बच्चों को, उसमें ख़ास तौर से लड़कियों का ज़्यादा वो रहा, बड़े अच्छे नताइज आए कि उन बच्चियों ने 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 3-3, 4-4 कोर्स जो हैं क्लासेस के, वो कंप्लीट किए। उनके फिर हम लोगों ने एग्ज़ाम कराए। एग्ज़ाम कराने के बाद उनका दाखिला फिर स्कूलों में कराया। इसमें सभी स्कूलों ने, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, इसमें ब्लॉसम पब्लिक स्कूल है, एल्पाइन स्कूल है, और न्यू एरा स्कूल है हमारा, और ये आपका रामकृष्ण परमहंस है ये, और JBS गर्ल्स स्कूल हमारा। इन सब लोगों ने, जब मैंने लोगों से जाकर बात की, अपनी बात बताई, अपनी बात रखी, उन लोगों ने अप्रिशिएट किया और हमारे बच्चों के दाखिले अपने स्कूल में कराए। और मैं बहुत यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि तकरीबन 7 और 8 साल हम लोगों को हो गए इस मैदान में काम करते हुए। बड़े अच्छे नताइज आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल और इंटर कर चुके और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ख़ासी तादाद ऐसी है कि जो हाई स्कूल कर चुकी। मैं कोशिशें कर रहा हूँ कि इसको अब बड़े तरीक़े से, बढ़िया तरीक़े से और अच्छे तरीक़े से जो तालीम के मैदान में लोग काम कर रहे हैं उनकी राय ली जाए, उनका मशवरा लिया जाए, और बेहतर कैसे करें। कोरोना का ये असल में पिछले मार्च से ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में इसका असर है, उसकी वजह से वो हमारा प्रोग्राम मुतासिर हुआ, और जल्द ही इंशाअल्लाह हम उसको दोबारा से शुरू करेंगे, और उसी नहज के साथ शुरू करेंगे जिसमें अच्छे नतीजे आए। तो जैसे कि राव साहब आपने बताया कि कुछ बच्चे 14 साल, 15 साल के जो नर्सरी में आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा भी होता होगा कि कुछ बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, या कुछ के माँ बाप उनको पढ़ाना चाहते हैं, या खुद से नहीं भी पढ़ना चाहते हैं। तो उस समय आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? असल में बात यह है कि बच्चे की दिलचस्पी और वालिदैन की, पेरेंट्स की दिलचस्पी,
ये बड़ी ज़रूरी है। कुछ ये भी देखने में आया है, ज़ाती मेरा तजर्बा ये है कि शुरू में बच्चा कमज़ोर चल रहा है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, ये उसके टीचर के ऊपर, उसके पढ़ाने वाले जो उसको गाइड करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, मुनहसिर करता है कि वो बच्चे के अंदर कैसी दिलचस्पी पैदा करें। अगर आप बच्चे के साथ डांट डपट गुस्सा ये करेंगे, टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक तो बच्चे को ये ना कहें कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम डफर हो, तुम बेवकूफ़ हो। ये जो लफ्ज़ हैं ये टीचर की डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। कितना भी कमज़ोर बच्चा है, कितने भी फैमिली बैकग्राउंड कमज़ोर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, आप उस बच्चे की कमर के ऊपर, सर के ऊपर, कंधे के ऊपर हाथ रखिए, उसे प्यार से समझाइए कि आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छे हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपने क्यों नहीं किया, मेरी समझ में बात नहीं आई। उसमें एक यकीन पैदा कीजिए, एक एतमाद पैदा कीजिए। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो वालिदैन उनके पढ़े लिखे नहीं, आकर कहते हैं कि लगे जी हमें तो कुछ मालूम नहीं, मजदूरी करते हैं, रेड़ा चलाते हैं, सब्जी मंडी में काम करते हैं, सड़क के ऊपर मजदूरी करते हैं। ज़्यादातर तादाद ऐसी है। और हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और बच्चों का तो मैंने देखा कि वो पढ़ने चाहते हैं। एक बच्ची अभी मेरे पास आई और उसकी उम्र भी तकरीबन 13 और 14 साल की होगी। उसके वालिद ने कहा कि बच्ची बड़ी हो गई और ये 5th क्लास का कोर्स, अब बताइए कैसे होगा। मैंने कहा आप ऊपर वाले के ऊपर भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, इसको कोर्स दिलवा दीजिएगा, किताबें दिलवा दीजिएगा। जो बच्चे इवनिंग स्कूल में आते हैं उसमें हम लोग किताबें, कॉपी, पेंसिल वो सब अपने पास से प्रोवाइड करते हैं। उन बच्चों के लिए हमने ये कहा हुआ है वालिदैन से, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप किया है, बच्चा स्कूल नहीं गया, उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली वजूहात में से एक ये है कि वालिदैन ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, तालीम का जो बजट है वो सबसे नीचे की सीढ़ी पर रखा हमने, बच्चे को फीस नहीं दी, बच्चे को 2-4 बार टीचर ने कहा, वहाँ के इंतज़ामिया ने कहा, बच्चे ने जाना छोड़ दिया। दूसरी बात यह है कि वालिदैन में से ख़ास तौर से वालिद साहब नशे का शिकार हैं, वालिदा मजदूरी करती हैं, वो नहीं पढ़ा सकती। उन्होंने बच्चे को स्कूल में कि जी मेरे पास ये गुंजाइश नहीं कि मैं 200 रुपये 300 रुपये महीना इसके ऊपर खर्च करूं, क्योंकि वालिद इसके कुछ काम नहीं करते, मैं मजदूरी करती हूं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा यह कि बच्चे ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक और फैक्टर यह आया कि वालिदैन ने बच्चे का दाखिला कराया, 6 महीने बाद किसी पड़ोस के आदमी ने कहा कि आपका बच्चा तो यहाँ, अरे हमारा बच्चा फला स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत अच्छा स्कूल है, उसका दाखिला अगले साल वहाँ पर करा दिया, क्योंकि पढ़े लिख के खुद नहीं है, अंदाज़ा नहीं हो पाया। तो 2 या 3 साल लगाने के बाद, उसके बाद वो जब मालूम हुआ कि वो बच्चा वहीं घूम रहा है, उसी क्लास उसी दर्जे में है, उसके बाद वो बच्चा ड्रॉप करता है। इस तरह के जब केसेस सामने आए तो हम लोगों ने ये शाम वाला स्कूल शुरू किया, और उसमें हमने एक शर्त रखी, आपके ज़िम्मे सिर्फ इतना काम है, वालिदैन को कहा कि इस बच्चे को आप हमारे पास भेज दीजिए। कोई ड्रेस कोड नहीं है, टाई बेल्ट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके पास किताब कॉपी कलम नहीं है, कोई बात नहीं है, ये सब हम देंगे। बैठने की जगह हमारे पास है, किसी किस्म की कोई फीस किसी भी मद में वो हम नहीं लेंगे। सिर्फ आप जिम्मेदारी समझते हुए आप अपने बच्चे को हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने बच्चों को भेजा जिन्होंने दिलचस्पी दिखाई, और मैं बाकायदा आपको फहरिस्त दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, बच्चों से मिलवा सकता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि एक प्रोग्राम उन बच्चों के लिए भी रखें जो बच्चे वहाँ हमारे हाई स्कूल और इंटर कर चुके हैं, ताकि समाज के अंदर और जो है वो बेदारी पैदा हो। ये तो रही राव महबूब साहब के कार्य क्षेत्र की बात। आइए अब जानते हैं राव महबूब साहब असल में हैं क्या। कुछ लोग जानते हैं कि ये राजनेता हैं, कुछ लोग ये जानते हैं कि ये शायर हैं, और कुछ लोग ये जानते हैं कि ये टीचर हैं। आइए राव महबूब से जानते हैं कि असल में राव महबूब हैं क्या। देखिए सच्ची बात तो ये है तनवीर साहब, मैं एक लेमैन हूँ, सड़क का आदमी हूँ। ये लोगों की अपनी अपनी राय है कि मैं शायर हूँ, ये है, ये तो उनकी मोहब्बतें हैं। जहाँ तक शेर व शायरी का मतलब मामला है, इससे ताल्लुक़ है, तो ये बचपने से मुझे ये कहिए मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक़ रहा सुनने का। मैं खुद बाहैसियत शायर नहीं हूँ, लेकिन शेर मुझे बहुत याद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा जो असल में मामला है वो है तालीम का मैदान। मैं तालीम के मैदान को मैंने चुना है, इसी मैदान में मैं काम कर रहा हूँ, और इसी मैदान में इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम करता रहूँगा। तो राव साहब,
आप हमें एक दो शायरी सुनाकर हमारे दर्शकों को भी ज़रा अपनी शायरी से नवाजिए। मेरी शायरी नहीं, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया, अलबत्ता मैं वसीम बरेलवी साहब के 2 शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है, मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। ये कौन है जो ऐसे मुझे खोल रहा है, मुझ में है मगर मुझसे अलग बोल रहा है। मेयार ज़माना तो कभी कुछ है कभी कुछ, मेयार ज़माना तो कभी कुछ है कभी कुछ, तू कैसी तराजू में मुझे तोल रहा है। तो राव साहब, जैसा कि आपका तालीम का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे शहर में पहुँचे और कहाँ से ये आपने एक अलग जो थी वो जगाई? तनवीर साहब, असल में मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मुलाजिम थे। हम लोग रहने वाले एक गांव के हैं, यहाँ से सहारनपुर से तकरीबन 17-18 किलोमीटर है, डंडौली खेड़ा। मेरी तालीम जो है मदरसा मखज़ूनुल उलूम के अंदर हुई। मैंने वहाँ से क्लास 5th पास करने के बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट, वहाँ से मैंने इंटर किया और महाराज सिंह कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। ये मेरा तालीमी सफ़र है। वालिद साहब का ताल्लुक़ जो है वो गांव से था। यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए गांव से सहारनपुर तशरीफ़ लाए और उसके बाद सरकारी मुलाजिम हो गए, तो हमारी फैमिली भी सहारनपुर में रहने लगी। तो माशाल्लाह, आपको लोगों ने मंच संचालन पर अक्सर देखा है, हर मंच पर आप मौजूद रहते हैं। तो ये शौक़ आपको कहाँ से लगा और कैसे इसकी शुरुआत हुई? अच्छा सवाल है। असल में पुराने इसातिज़ा की याद ताज़ा आपने कर दी। मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो हमारे प्रधानाचार्य हुआ करते थे महेशानंद शर्मा जी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी पूरी कोशिश, उन्होंने कोई बात देखी और एक हमारे सर हुआ करते थे आरपी वर्मा, वो इंग्लिश पढ़ाते थे हमें, वर्मा सर। उन दोनों शख्सियात का, और एक छिब्बर साहब, जब मैं महाराज सिंह कॉलेज में गए तो वहाँ पर योगेश कुमार छिब्बर साहब, वो भी आज इस दुनिया में नहीं है। इन 3 शख्सियात का ताउन इतना ज़बरदस्त रहा। कैसे बोलना है, स्टेज पे जाना है, तो जब वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे स्कूल की तरफ से। तो महेशानंद शर्मा जी बाकायदा अपने ऑफिस में बुलाकर, हम लोग उस वक्त कक्षा 7 या 8 उसमें पढ़ते थे, वो बुलाकर बाकायदा हमें तैयार कराते थे कैसे बोलना है। वर्मा सर हमें बताते थे कि इस बात के ऊपर कैसे ज़ोर डालना है। तो वो चीज़ें उन्होंने देखी। उन्होंने, असल में उस्ताद जो है ना, जिसे कहते हैं कुम्हार का जो काम करता है बनाने का, उन्होंने बनाने में, तराशने में बड़ा काम किया। ये तो नहीं मैं कह सकता कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, क्या मामला है, लेकिन आज जो टूटा पोटा बोल लेता हूँ वो सब उन लोगों की मेहनतें हैं। मंच संचालन की जहाँ तक बात है तो उसमें छिब्बर साहब से बहुत कुछ सीखा और उनका बड़ा ताउन रहा है। बहुत चीज़ें उनसे सीखने को मिली और आज भी कोशिश करता हूँ कि अच्छे लोगों को बोलते हुए देखकर उनसे सीखने की कोशिश करूँ। तो राव साहब, कौमी एकता के लिए भी आपका नाम शहर में जाना जाता है, और ऐसे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए तनवीर साहब, जिस समाज में हम रहते हैं, कौमी एकता की जहाँ तक बात है, वो समाज की जो बुनियाद है वो है मोहब्बत के ऊपर। और ये बिल्कुल ठीक ऐसा है कि कभी कभी माहौल बदलता है। जैसे आज हम लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि मौसम ठंडा है, तो कभी किसी जो सियासतदान हैं वो इस माहौल को बनाने के लिए कुछ काम कर जाते हैं, लेकिन हमारी जो बुनियाद है, इस मुल्क के डीएनए के अंदर मोहब्बत है, इंसानियत है और प्रेम है। ये हमेशा रहेगा। उनका जो काम है वो अहली सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। शुक्रिया। शुक्रिया राव साहब। तो ये थे हमारे साथ राव महबूब साहब, और जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया है, अगले हफ्ते भी हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पॉजिटिव न्यूज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।